3 साल पहले मैं नौकरी के लिए ऑनलाइन विज्ञापन देख रहा था जब एक विज्ञापन ने मेरा ध्यान खींचा। जितना मुझे याद है सिर्फ ये लिखा था कि नौकरी उपलब्ध है, अच्छा वेतन, कोई लाभ नहीं, विवेक की आवश्यकता है। इसके बाद उसने एक ईमेल पता सूचीबद्ध किया और बस यही सब कुछ था। उस समय मैं एक संगीत की दुकान में काम कर रहा था, लेकिन मैंने पहले ही अफवाहें सुनना शुरू कर दिया था कि हम अगले वर्ष के भीतर बंद हो जाएंगे और किसी अन्य दुकान में स्थानांतरण की संभावना कम थी। मैं पिछले कुछ दिनों से नौकरी की सूची देख रहा था, लेकिन ये पहला था जो मुझे सही लगा, केवल इसीलिए कि शायद मैं ऊब गया था। तो मैंने एक ईमेल भेजा। आधे घंटे बाद मुझे एक जवाब मिला जिसमें कहा गया था कि मैं अपनी स्क्रीनिंग के लिए एक सटीक समय पर शहर के एक ऊंचे हिस्से में एक विशेष कार्यालय भवन में जाऊं। मैं गया और लॉबी में कुछ मिनट वेट करने के बाद मुझे एक कार्यालय में ले जाया गया, जहां मुझे पढ़ने के लिए फॉर्म और प्रश्नावली की एक श्रृंखला दी गई। उन्होंने उन्हें इकट्ठा किया और मुझसे कहा कि वे संपर्क में रहेंगे। मैं लगभग पूरी बात भूल ही गया था कि 1 महीने बाद मुझे ये कहते हुए फोन आया कि मैं चुनाव प्रक्रिया के दूसरे चरण में जा पहुंचा हूं। मुझे फिर से एक पता और समय दिया गया और जब मैं आया तो मेरी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जिसने अपना परिचय श्री अभिनव के रूप में दिया। वो मुझे एक बड़े कमरे में ले गए जिसमें एक कुर्सी और एक डेस्क थी। डेस्क पर 2 बड़े मॉनिटर, एक कीबोर्ड और माउस और एक बोल्ट डाउन मेटल बॉक्स था जिस पर 2 बड़े बटन थे, एक लाल और एक हरा। उसने मुझे बताया कि ये कमरा उस जगह के लिए एक मॉडल था जहां मैं काम कर रहा होता अगर मैं नौकरी लेता। उन्होंने कार्य का वर्णन इस प्रकार किया कि मुझे हर हफ्ते 6 घंटे की 7 शिफ्ट में काम करना होगा। मेरा काम आसान होगा, 10 मिनट पहले काम पर पहुंचना और एक बाहरी क्षेत्र में प्रवेश करता जो एक लॉकर रूम जैसा था। मेरा अपना निजी लॉकर होगा। मैं अपना सारा सामान लॉकर में रख दूंगा और काम के लिए दिए गए कपड़े पहनूंगा। मैं कभी भी किसी भी परिस्थिति में अपने स्वयं के किसी भी सामान को निगरानी कक्ष में नहीं ले जा सकता था। जहां तक कि निगरानी कक्ष में मुझे क्या करना था, मुझे बताया गया था कि बाईं ओर का मॉनिटर एक दूरस्थ स्थान में हाई डेफिनेशन कैमरे से लगातार लाइव स्ट्रीम दिखाएगा। मेरा काम सिर्फ कैमरा देखना था। घंटे में एक बार मैं दाहिने मॉनिटर से जुड़े कंप्यूटर पर जाता और आखिरी घंटे में हुई किसी भी दिलचस्प बात का वर्णन करते हुए एक संक्षिप्त लॉग दर्ज करता। मेरे पास कोई पेन या पेंसिल या कागज नहीं होगा और मुझे कभी भी काम के बारे में किसी भी तरह के लिखित नोट्स लेने की कोशिश नहीं करनी है। जहां तक लाल और हरे रंग के बटन की बात है, तो लाल बटन का इस्तेमाल आपात स्थिति में किया जाना था। इसका मतलब वीडियो पर या मेरे कार्यक्षेत्र में कुछ ऐसा जिसके लिए बाहरी मदद की आवश्यकता हो, और हरे बटन को तभी दबाना था अगर मैंने वीडियो फीड पर कुछ ऐसा देखा जो विशेष रूप से उल्लेखनीय था। ये कहीं न कहीं अन्य लोगों को बताएगा कि कम से कम मेरी राय में कुछ तो दिलचस्प रहा था। अभिनव ने जोर देकर कहा कि जब मुझे इस बटन का उपयोग करने का स्वनिर्णय दिया गया था, तो मुझे इसका उपयोग केवल तभी करना होगा जब कुछ वास्तविक घटित हुआ हो। जिस कमरे में हम थे उसमें उसकी छत पर लगे कैमरे की ओर इशारा किया। उसने कहा कि असली कमरा वही होगा। मेरा काम देखा जाएगा और अन्य लोगों भी वीडियो फीड पर कैमरे देख रहे थे। उन्होंने कहा कि अन्य प्रणालियों के विफल होने की स्थिति में मैं केवल एक फालतू था। वो फिर मुस्कुराया
और पूछा कि क्या मुझे पता है कि फालतू से उसका क्या मतलब है। मैंने सिर हिलाया। अपनी चिढ़ न दिखाने की कोशिश कर रहा था। मैं लोगों से उतनी अच्छी बात नहीं करता, इसीलिए कभी कभी वे सोचते हैं कि मैं गूंगा हूं। वो ठीक है, उसे सोचने दो। अगर वो मुझे काफी अच्छा भुगतान करता है तो। वेतन बहुत अच्छा था, 3,000 प्रति घंटा। इसने मुझे चिंतित कर दिया। मैं पहले से ही सोच रहा था कि ये किसी तरह का मानसिक प्रयोग या गुप्त सरकारी नौकरी है जिसमें मैं ठीक था, लेकिन स्क्रीन पर बैठने और देखने के लिए ना पैसा। मेरी माँ ने हमेशा मुझसे कहा कि अगर कुछ सच होने पर बहुत अच्छा लगता है तो शायद ये है, और ये सच होने वाला था। बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने पूछा कि क्या मैं कुछ अवैध करने जा रहा हूं। अभिनव हंसा और कुछ न बोला। मैंने पूछा कि क्या किसी को चोट लगने वाली है। फिर से उसने अपना सिर नहीं में हिलाया। उसने कहा कि वे इतना अधिक भुगतान कर रहे थे क्योंकि उन्हें ऐसे कर्मचारियों की आवश्यकता थी जो पेशावर और सतत होने के लिए प्रेरित हो। वे जो काम कर रहे थे वो महत्वपूर्ण था और विभिन्न कारणों से इस पर चर्चा नहीं की जा सकती थी। अगर मैंने नौकरी ले ली तो मुझे कागजात पर हस्ताक्षर करने होंगे कि मैं वहां अपने काम पर कभी चर्चा नहीं करूंगा, या मुझ पर मुकदमा चला जा सकता है या मुझे बंद कर दिया जा सकता है। जो कुछ हुआ है इसके कारण मैं इसे अभी तोड़ रहा हूं। इसीलिए मैंने काम ले लिया, और क्योंकि वे चाहते थे कि मैं तुरंत शुरू कर दूं, मुझे बिना किसी सूचना के दुकान छोड़नी पड़ी। मुझे इसके बारे में बुरा लगा, लेकिन मैं नई नौकरी को लेकर भी उत्साहित था। ये बहुत सारा पैसा था और काफी आसान काम था और उबाऊ भी। मैं घबराया हुआ था कि इसमें कुछ और भी है, लेकिन मैंने खुद से कहा कि मुझे सिर्फ देखना ही तो है। एक अच्छा मौका गंवाने और बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। मुझे नौकरी का स्थान दिया, और जब मैं वहां गया तो मुझे आश्चर्य हुआ कि ये वास्तव में मॉडल रूम जैसा था, जिसमें मुझे केवल कुछ अंतरों के साथ दिखाया गया था। निगरानी कक्ष में प्रवेश करने के लिए आपको एक लॉकर रूम से गुजरना पड़ता था, और वास्तविक निगरानी कक्ष से जुड़ा एक छोटा बाथरूम भी था। असली कमरे में कोने में एक छोटा वाटर कूलर था, लेकिन क्योंकि मुझे अपने साथ कुछ भी लाने की अनुमति नहीं थी, मुझे हर शिफ्ट से पहले या बाद में खाना पड़ता था। बेशक सबसे बड़ा अंतर यह था कि मॉनिटर चालू थे। दाहिना मॉनिटर सिर्फ एक ब्लैक एंड व्हाइट टर्मिनल था, जैसा कि आप कभी कभी फिल्मों में देखते हैं। मैं अपने लॉग में टाइप कर सकता था, लेकिन देखने के लिए या ऐसा कुछ भी देखने के लिए इंटरनेट नहीं था। लेफ्ट मॉनिटर, ये कमरे का वीडियो था। ये एक शयन कक्ष जैसा था, क्योंकि इसमें एक बिस्तर था और भी बहुत सी अन्य चीजें थी। एक टीवी, एक सोफा और कुर्सियां, 2 टेबल, और बीच में बहुत सारी खाली जगह। कैमरा एक कोने में ऊपर होना चाहिए, क्योंकि मैं फर्नीचर के दूर के किनारों को छोड़कर बहुत कुछ देख सकता था। हालांकि सबसे पहले मैंने उस सामान में से कुछ भी नोटिस नहीं किया, और फिर मैंने वो देखा। वो मुझसे थोड़ी बड़ी लग रही थी और बहुत सुंदर थी। जब मैंने उसे पहली बार देखा तो वो सोफे पर अपनी करवट लेकर लेटी थी। वो कमरे का वो हिस्सा था जो कैमरे से सबसे दूर था, लेकिन तस्वीर बहुत साफ थी और मैं बता सकता था कि वो सो रही थी। मैंने खुद को मॉनिटर में अधिक झुका हुआ पाया ताकि मैं उसे बेहतर तरीके से देख सकूं, और फिर मैंने सोचा कि मैं क्या कर रहा था, और मुझे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। ये ऐसा है जैसे मैं उसकी जासूसी कर रहा था, लेकिन मैं मूर्ख भी नहीं बनना चाहता था। मुझे इसके बारे में धीरे धीरे सोचने की जरूरत थी। ये एक अच्छा काम था और मैं कुछ गलत नहीं कर रहा, है ना?
मैं किसी को चोट नहीं पहुंचा रहा था। महिला ठीक लग रही थी और कमरा अच्छा था। वो शायद वहां रहने के लिए सहमत हो गई, और ये सब कुछ प्रयोग या कुछ और है। मैं बस ओवर रिएक्ट कर रहा था, इसलिए मैं कुर्सी पर बैठ गया और अपना काम शुरू कर दिया। मुझे और समझने में ज्यादा समय नहीं लगा। मैं उस औरत को अदा कहने लगा। अदा, वो अपनी मर्जी से वहां नहीं थी। मैंने उसे कभी छोटी नहीं देखा, लेकिन ये स्पष्ट था कि उसने उस कमरे को कभी नहीं छोड़ा, सिवाय बाथरूम के, जिसे मेरा कैमरा नहीं देख सकता था। खैर, उसने कभी अपने आप कमरा नहीं छोड़ा। समय समय पर, आमतौर पर मेरी शिफ्ट के दौरान सप्ताह में 2 बार अजीब सी पोशाक में पुरुष और महिलाएं आते और उसे कमरे से ले जाते। कभी कभी वो लड़ाई करती थी, लेकिन आमतौर पर वो अपना सिर नीचा करके चलती थी। वे हमेशा उसे वापस लाते थे। हालांकि जब मेरी शिफ्ट के दौरान उसे वापस नहीं लाया जाता था, वो समय मेरे लिए सबसे बुरा होता था। मैं उसके बारे में तब तक चिंतित रहता जब तक कि मैं अगले दिन काम पर नहीं जाता और उसे कमरे में टीवी या पेंटिंग बनाते हुए नहीं देखता। वो कभी भी आहत या परेशान नहीं दिखी। फिर भी मुझे पता था कि कुछ गलत था। मैंने नौकरी छोड़ने या लाल बटन दबाने और किसी को बुलाने पर विचार किया ताकि मुझे कुछ उत्तर मिल सके, या फिर पुलिस को बुलाकर दिखा सकूं जो मैं देख रहा था। लेकिन मैं डर रहा था अपनी नौकरी खोने से। डर था कि ये लोग मेरे साथ क्या करेंगे अगर मैंने उन्हें छोड़ दिया या उन्हें बताया। अभिनव ने मुझे बताया था कि इस काम का एक हिस्सा सवाल नहीं पूछना है। मुझे पहले से अधिक करने के लिए कभी नहीं कहा जाएगा, लेकिन मैं कभी किसी को नहीं बता सकता कि मैंने क्या किया या क्या देखा। और मैं कभी भी इस बारे में सवाल नहीं पूछ सकता कि मैं क्या कर रहा था या क्यों कर रहा था। मैंने खुद को समझाया कि यह सब एक प्रयोग था। वो पागल या बीमार थी और वे उसकी मदद करने की कोशिश कर रहे थे। वो मेरी तरह ही नौकरी कर रही थी, या अगर वो वास्तव में वहां कैदी थी तो कम से कम मैं ये सुनिश्चित करने के लिए था कि वो ठीक है। अगर उन्होंने कभी उसे चोट पहुंचाने की कोशिश की या मैंने देखा कि वो वास्तव में वहां नहीं रहना चाहती, तो मुझे मदद मिल सकती थी। एक तरह से मैंने खुद से कहा, मैं उसे देखकर उसकी रक्षा करने में मदद कर रहा था। मुझे उम्मीद नहीं है कि आप मेरे बहाने के बारे में ज्यादा सोचेंगे। मैं खुद उनके बारे में ज्यादा नहीं सोचता, खासकर अब। लेकिन मेरी हिफाजत में जब चीजें बदली तो मैंने इसे नजरअंदाज नहीं किया या इसे समझाने की कोशिश नहीं की। मुझे पता था कि कुछ करना होगा। अतः आमतौर पर हर दिन 1 या 2 घंटे के लिए पेंट करती थी, और ऐसा लगता था कि वह हमेशा मेरी दोपहर की शिफ्ट के दौरान होता है। जहां तक मैं बता सकता था कमरे में कोई खिड़की नहीं थी, लेकिन वो अपनी दिनचर्या का ध्यान या तो एक घड़ी से या अपने शरीर के समय का इस्तेमाल करती होगी। मैं हमेशा उसकी पेंटिंग देखना पसंद करता था। जिस चीज को वो पेंट कर रही थी वो हमेशा गलत दिशा में खड़ी होती थी, लेकिन जब भी वो काम कर रही होती तो मैं उसका चेहरा देख सकता था। जब वो पेंटिंग कर रही थी तो वो हमेशा शांत और खुश दिखती थी, और वो समय समय पर एक प्यारी मुस्कान देती। उसे इस तरह देखकर हमेशा मेरा दिन बन जाता था। मैंने पहली बार देखा कि कुछ गलत था जब उसने कुछ हफ्ते पहले ज्यादा पेंटिंग करना शुरू किया। उसके भाव अधिक केंद्रित और गंभीर थे, और उसकी हरकतों में एक तनाव था जिसे देखने की मुझे आदत नहीं थी। पहले तो मुझे लगा कि वो वास्तव में किसी चीज पर कड़ी मेहनत करने की कोशिश कर रही है, और मैं उसे चिंता न करने के लिए कहना चाहता था। हर कुछ हफ्तों में अन्य लोग आते और पुराने चित्रों को बाहर निकालते और नए कैनवास का ढेर लाते थे, लेकिन ये उसके ध्यान केंद्रित करने से कहीं अधिक था। कुछ तो गलत था। वो खुश नहीं दिख रही थी,
वो एक समय में कई घंटों तक जा रही थी। 3 दिनों की अवधि में उसने 4 पेंटिंग बनाई। मैं उसके काम को देखकर और अधिक चिंतित हो रहा था, और जब उसने चौथा काम पूरा किया, मैंने खुद को उसे रोकने और थोड़ी देर आराम करने के लिए कहा। मुझे मॉनिटर से बात करने, उससे अपने तरीके से बात करने की आदत हो गई थी, लेकिन वो नहीं रुकी। बजाय उसके उसने चित्रों को हिलाना शुरू कर दिया, उन्हें कमरे के दूर छोर पर लंबे सोफे की पीठ पर सीट पर व्यवस्थित करना शुरू कर दी। ये पहली बार था जब मुझे कोई पेंटिंग देखने को मिली थी। यहाँ तक कि जब दूसरे उन्हें बाहर निकाल रहे थे, तब भी वे हमेशा कैमरे से दूर होते नजर आए। मैं अभी भी उसके बारे में चिंतित था, लेकिन मैं भी अंत में कुछ ऐसा देखकर खुश था जिस पर उसने काम किया था, खुश और चकित। वो बहुत खूबसूरत थे। एक था सुंदर हरा भरा जंगल, दूसरा एक पुराना पत्थर था कुएं का, एक तिहाई एक छोटे से टापू पर अकेला बैठा घर था, आखिरी में एक पुराने जमाने का दिखने वाला मूवी थिएटर था। वे सभी एक सपने की तरह लग रहे थे। उनके चारों ओर रंग की अनुगामी रेखाएं इस तरह लग रही थी कि जैसे हवा में पत्तियां उड़ रही थी। जब मैंने करीब से देखा तो मुझे एहसास हुआ कि रंग की रेखाएं निरुद्देश्य नहीं थी, वे शब्द थे। यदि आप करीब से नहीं देख रहे हैं तो पता लगाना मुश्किल है, और अपने आप में वे ज्यादा मायने नहीं रखते थे। हर पेंटिंग में कहीं न कहीं सिर्फ एक अटपटा शब्द था, बाकी शब्द आसान थे। मैं मॉनिटर में ध्यान से देखने लगा और शब्दों को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। फिर जैसे ही मैंने उन शब्दों को समझा, मेरा दिल धड़कने लगा। पलक झपकते और अपनी आंखों को रगड़ते हुए मैंने फिर से देखा। उन्हें जोर से पढ़कर क्रम से बाएं से दाएं, ऊपर की जोड़ी फिर नीचे। प्लीज मेरी मदद करो थॉमस। मैंने मॉनिटर को पीछे धकेला, मेरा हाथ मेरे मुंह पर था। मुझे कुछ नहीं पता था कि क्या करना है। मुझे नहीं पता था कि यह सब कैसे हो सकता है। ऐसा नहीं था कि वो मदद मांग रही थी, हालांकि ये इसका एक बड़ा हिस्सा था। बात तो ये थी कि मेरा नाम